ओके स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जिसे हम बोलते हैं कार्बनिक समूह की हेप्टिसिटी, यानी हेप्टिसिटी ऑफ एन ऑर्गेनोमेटल कंपाउंड। अब आप ये वर्ड पढ़ेंगे हेप्टिसिटी, इसके बिहाफ पर हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, वर्गीकरण करते हैं। तो चलिए सर शुरू करते हैं आपका हेप्टिसिटी। यहाँ लिखा गया है कार्ब धातु यौगिकों के वर्गीकरण की एक और विधि है, एक और मेथड है। ये वर्गीकरण धातु परमाणु से जुड़े अथवा निकट संबद्ध कार्बनिक समूह जिसे लिगेंड कहा जा सकता है कि कार्बन परमाणु की संख्या पर निर्भर करता है। ये कहना चाहता है कि जो आपका मेटल है, जैसे अपन कोऑर्डिनेट कंपाउंड पढ़ते हैं, उप यौगिक पढ़ते हैं, उसमें मेटल के साथ में लिगेंड जुड़ा होता है, डायरेक्टली अटैच्ड होता है, प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर अगर हम मेटल की बात करें, धातु की बात करें, तो मेटल से क्या जुड़ा हुआ है, कार्बन जुड़ा हुआ है। तो हम ये देखते हैं कि मेटल से डायरेक्टली कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, उसके बिहाव पर हम उनको क्या कहते हैं, नंबर देते हैं, और इस नंबर को हम हेप्टिसिटी भी कहलाते हैं। नेक्स्ट, जुड़े हुए कार्बन परमाणु की संख्या कार्बनिक समूह की हेप्टिसिटी कहलाती है। कि मतलब जितने कार्बन जुड़े हुए हैं ग्रुप में, वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, आपके हेप्टिसिटी कहलाएंगे, यानी हम हेप्टेन भी कहते हैं। 1 से 8 तक की हेप्टिसिटियाँ देखने में आई हैं। मोनोहेप्टो समूह को H1 या नीटा 1 और डायहेप्टो को H2 या नीटा द्वारा दर्शाते हैं। मतलब यदि आपको हेप्टिसिटी नोट करनी है तो या तो आप लिखेंगे H या आप लिखेंगे नीटा। अगर 1 से कार्बन जुड़ा हुआ है तो 1 आएगा, 2 जुड़ा है तो 2 आएगा, 3 जुड़ा है तो 3 आएगा। ये हमने हम कहाँ तक देखी है, 9 तक देखी है। तो चलिए शुरू करते हैं हम यहाँ पर। अब सबसे पहले आप यहाँ पहले देखेंगे तो क्या पाएंगे कि मेटल जो है एथिल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, और एथिल में एक कार्बन जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, H1 या नीटा 1, इसको हम शो करते हैं हेप्टिसिटी के बिहाफ पर। यदि हम बात करें हेप्टिसिटी 2 के लिए, N2 के लिए, तो आप ध्यान से देखेंगे एल्कीन से एल्काइन होते हैं। यहाँ पर जो मेटल है इन दोनों से क्या बॉन्ड बनाते हुए जुड़ रहा है, इसलिए हमने M को बीच में जोड़ रखा है CH2 के, यानी इथिन के, और इसको हम क्या कहते हैं, H2 हेप्टिसिटी कहते हैं या नीटा 2 कहते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर एलिल कंपाउंड की बात करें, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे कि भाई CH2 CH CH2, और यहाँ पर डॉट 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 बॉन्ड फॉर्मेशन शो कर रहा है जो M से बना रहे हैं। मतलब M से कहीं ना कहीं तीनों कंपाउंड कार्बन के जुड़े हुए हैं इरेगुलर वाइज, तो इसे हम क्या कहते हैं, हेप्टिसिटी 3 कहते हैं, नीटा 3 कहते हैं। अब देखिए ज़रा ध्यान से, आपका ये भी एक साइक्लिक कंपाउंड है, ये भी आपका एक साइक्लिक कंपाउंड है, चक्र यौगिक है, लेकिन यहाँ पर अपन ने इसको H1 शो कर रहा है, जबकि अपने यहाँ पर इसको H5 शो कर रहा है। इसका रीज़न ऐसा क्यों है, क्योंकि आप देखेंगे कि यहाँ पर M जो जोड़ रहा है सीधा एक कार्बन जोड़ रहा है, और सिग्मा बॉन्ड है, इसलिए हम इसको H1 लिखा। लेकिन यहाँ जो आपका M है वो सीधा एरोमेटेशन में जो रेजोनेंस अंदर चल रहा है उससे जुड़ा हुआ है कंपाउंड के, तो यानी वो पाई बॉन्ड बना रहा है, और रेजोनेंस आपको पता है कभी स्टेबल नहीं होता है, मूव करता रहता है, इसलिए ये कहीं ना कहीं पाँचों कार्बन से ऐड है, इसलिए यहाँ पर क्या लिखा है, H5 लिखा है, नीटा 5 अपन ने लिखा है। तो ये आपने जो पढ़ा अभी तक वो क्या था, हेप्टिसिटी के बिहाफ पर टॉपिक था, और इसका अक्सर क्वेश्चन बनता है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से पढ़िएगा, याद करिएगा। अब हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट। यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल है दे रखे हैं हेप्टिसिटी के, जिन्हें आप आराम से देखिएगा, जिसमें H नीटा 1 बताया गया है, नीटा 2 बताया गया है, नीटा 3 बताया गया है, नीटा 4 बताया गया है। अब हम शुरू करते हैं नेक्स्ट हमारा लिथियम के कार्ब धातु यौगिक। मतलब हमने जो कंपाउंड लिए हैं, हम जो बना रहे हैं, तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, हम लिथियम का पढ़ेंगे। तो आपको पता है कि लिथियम जैसा बहुत सेंसिटिव कंपाउंड है, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव, यानी सुग्राही, क्योंकि ये किसी के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट कर देता है। तो इसकी जो रिएक्शन होती है वो बहुत कंट्रोल्ड कंडीशन में रखी जाती है, वरना एक एक्सप्लोजिव विस्फोटक के रूप में कार्य कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे आगे। अब हम लेंगे विरेचन की विधि, लिथियम ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो यानी कि लिथियम धातु तथा कार्ब हैलाइड की पारस्परिक अभिक्रिया। तो यहाँ पर हम ध्यान से देखेंगे तो हमने यहाँ पर 2Li लिया है और प्लस Rx लिया है। तो आपको करना क्या है हमें, तो 2Li को मैंने Li नोट कर दिया, Rx को मैंने हेलो एल्केनिया नोट कर दिया है, तो Li के साथ में X, तो ये आपको मिल जाएगा LiX लिथियम हैलाइड, पीछे बचा Rli, तो ये बन गया Rli, एल्किल हैलाइड इसका नाम है, जो हमने यहाँ पर अभी जस्ट बनाया है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो यदि हम क्या लेते हैं, C4H9Cl के साथ में लिथियम 2 बार लेते हैं, तो ये लिथियम ने 2 बार लिखा है यहाँ पर, तो Li के साथ में Cl बाहर चला जाएगा, एक Li यहाँ जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका ब्यूटाइल लिथियम, आपका कंपाउंड बन जाएगा।
अब ये जो लिथियम होते हैं काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, इसलिए इनको हम जहाँ तक चाहते हैं कि इनको हम ऐसे एटमॉस्फेयर में रखें, ऐसे वातावरण में रखें जहाँ पर शुष्क हो, ड्राई हो, वाटर ना हो, वरना वाटर के साथ जुड़कर लिथियम हाइड्रोक्साइड बना देगा और वापस आपका हाइड्रोकार्बन मिल जाएगा। आगे हम शुरू करते हैं नेक्स्ट, धातु धातु विनिमय अभिक्रिया द्वारा। मतलब यहाँ हम क्या करेंगे, मेटल मेटल को हम एक्सचेंज करेंगे। तो ज़रा देखिए यहाँ पर आपने लिखा है 4C6H5L, तो फिनाइल लिथियम के 4 मॉलिक्यूल है और यहाँ पर टेट्रा आपके यहाँ पर इथिलीन ग्रुप है और साथ में SN जुड़ा हुआ है। तो यहाँ आप ज़रा ध्यान से देखेंगे तो हम इसको ऐसे नोट करते हैं यहाँ पर ताकि अपने को समझने में आसानी हो। तो यहाँ आप देखेंगे तो हमने C6H5Li 4 बार लिखा है, यहाँ हमने C2H हमने SN लिखा है। तो अभी हम करेंगे क्या, ये जो आपका C6H5 ये जुड़ेगा SN के साथ में और ये आपका CH2 ये जुड़ेगा आपका Li के साथ में। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ ऐसा मिलेगा कि जो आपका ये पार्ट था, विनाइलिक पार्ट था, वो तो जुड़ गया आपका लिथियम के साथ, तो ये बन गया टेट्रा लिथियम जो हट के टेट्रा विनाइल लिथियम बन गया। और आपका जो ये फेनिल था तो ये टेट्रा फेनिल टिन आपका कंपाउंड बन चुका है। तो यहाँ से आप देखो का एक्सचेंज हुआ है, जो आपका टिन था वो जुड़ गया फेनिल के साथ, लिथियम था वो जुड़ गया विनाइल के साथ। अब हमारा नेक्स्ट है धातु हैलोजन विनिमय अभिक्रिया, यानी हम क्या कर रहे हैं, मेटल हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपका RLi था और ये R' था। तो नॉर्मली यहाँ पर क्या होगा, जो आपका ये X होगा ये इस R के पास जाएगा और ये Li होगा ये इस R' के पास जाएगा। नॉर्मली इसमें हो क्या रहा है, जनरली एक्सचेंज हो रहा है। एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पर C4H9 यानी ब्यूटाइल ग्रुप है, C6H5 फिनाइल ग्रुप है। तो ये ब्यूटाइल ग्रुप जुड़ेगा I के साथ, फिनाइल जुड़ेगा लिथियम के साथ, तो ये आपका बन गया आयोडोब्यूटेन, ये बन गया आपका फेनिल लिथियम आयन। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं इसके बाद में धातु हाइड्रोजन विनिमय के द्वारा यानी मेटलेशन। देखिए स्टूडेंट्स, हम जो भी रिएक्शंस पढ़ रहे हैं मेथड प्रिपरेशन की, एग्ज़ाम में अक्सर पूछी जाती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के व्यू से भी, और आपको पता होना चाहिए कम से कम जितनी रिएक्शन पढ़ रहे हैं 3 से 4 रिएक्शन आपको याद होने चाहिए। एग्ज़ाम में सीधे प्रिपरेशन मेथड के रूप में पूछी जाती है। लिथियम कार्ब धातु के निर्माण की विधि बताइए, या राइट एनी 3 या 4 मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्किल लिथियम। सो यू मस्ट हैव टू रीड केयरफुली। लेट्स स्टार्ट अगेन। धातु हाइड्रोजन विनिमय के द्वारा मेटलेशन। अब हमने यहाँ पर फेनाइल लिथियम लिया है, साथ में फेनिल एसिटिलीन लिया है। तब आप ध्यान से देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि यहाँ से एक H रिमूव होके वहाँ जाता है और उसको बेंजीन के फॉर्म में कंप्लीट कर देगा और लिथियम आपका जुड़ के यहाँ जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए बन जाएगा लिथियम फेनिल एसिटालाइड और ये आपका बन चुका है बेंजीन कम्प्लीटली। अब नेक्स्ट आगे टेट्रा फेनिल एथिलीन के लिथियम के संयोग द्वारा। अब यहाँ होगा क्या, ज़रा ध्यान से देखें। आपने लिया क्या है, टेट्रा फेनिल एथिलीन लिथियम जो आप जोड़ेंगे लिथियम के साथ, तो इसमें जो डबल बॉन्डेड कार्बन है, अनसैचुरेटेड कार्बन है, एक लिथियम यहाँ जाएगा, एक लिथियम यहाँ जाएगा, यानी जो डबल बॉन्ड है वो टूट के क्या बन जाएगा, सिंगल बॉन्ड बन जाएगा और लिथियम लिथियम आपस में जुड़ जाएंगे। तो इसमें कुछ नहीं हुआ, नॉर्मली जो कंपाउंड था वो एज इट इज़ रहा, बस अनसैचुरेशन जो थी, असंतृप्तता तो जो थी वो हट के सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गई और वहाँ पर लिथियम जुड़ गया। तो अभी जो आपने पूरा पढ़ा ये हमारा क्या था, प्रॉपर्टीज़ थी, प्रिपरेशन मेथड था, यानी विरेचन विधि थी। अब हम पढ़ेंगे गुण। गुण में हम 2 बातें करेंगे। फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज़, भौतिक गुणधर्म की बात करेंगे। दूसरा वो केमिकल प्रॉपर्टीज़, रासायनिक गुणधर्म की बात करेंगे। तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं। गुणधर्म।